हम तेरे इश्क में खुद को लुटा बैठे, जो बची खुची थी इज्जत वो भी गंवा बैठे। कुछ ऐसा ही हाल देश की न्यायपालिका, भारत के सुप्रीम कोर्ट और सबसे बड़ी अदालत के कॉलेजियम का हो गया है। गुजराती जोड़ी के प्रेम में इन लोगों ने अपनी साख को दांव पर लगा दिया है और इस कदर दांव पर लगा दिया है कि हर दिन नई बेइज्जती हो रही है। दरअसल एक संगठन है CJAR यानी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, यानी न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना और उसमें सुधार लाने के लिए देश भर के बहुत सारे काबिल वकीलों, पूर्व जजों, पत्रकारों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक ग्रुप बनाया है, संगठन बनाया है। इसे नाम दिया गया है CJAR। इस संगठन का उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो रही नियुक्तियों और कामकाज को पारदर्शी तरीके से जनता के सामने लाना, जवाबदेही तय करना, न्यायिक व्यवस्था में सुधार और जनहित याचिकाएं दायर करना। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण इसमें कन्वीनर के रूप में, आलोक प्रसन्ना, V वेंकटेश सुंदरम, मीरा संगमित्रा, विपुल मुद्गल जैसे तमाम महत्वपूर्ण हस्तियां कामकाज को देखती हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो नमूना दिखाया है एक ईमानदार जज को कथित रूप से सजा देने का, उस नमूने को देखकर यह संगठन भड़का हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से बहुत सारे सवाल पूछे, साथ ही साथ कुछ डिमांड भी किया है। आपकी स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा 2 पन्ने का। ये भारत की न्यायपालिका का वर्तमान आईना है। एकदम आसान भाषा में पूरी बात देखेंगे, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। वैसे न्यायपालिका के भीतर सत्ता के खेल की कहानी तो साफ हो जाएगी, मगर सत्ता के गलियारे दिल्ली की हवा कैसे साफ होगी भाई? ये बड़ी समस्या वाली बात है। कहे कि भाजपाई डबल इंजन अपने ऑफिसों में तो दनादन एयर प्यूरीफायर लगा रहा है, लेकिन आम जनता का क्या होगा? तो हल्की सी बात दिल्ली प्रदूषण पर भी करेंगे। हल्की सी इसलिए क्योंकि ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं है, सुधार कुछ होना नहीं है। वैसे दिल्ली सरकार की एक और पोल पट्टी RTI के माध्यम से खुली, वो भी देखेंगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री का एक पुरनका वाला ट्वीट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, एकदम विश्वगुरु टाइप का है, उसको देखे बिना जाइएगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, आपकी जिम्मेदारी है, 2 सेकंड लगता है अभी कर लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले न्यायपालिका वाला मामला निपटा लेते हैं, क्योंकि न्यायपालिका निपटने के कगार पर पहुंच रही और ये निपट गई तो समझिए कि भारतीय लोकतंत्र का खेला खत्म, सब कुछ हजम। मैंने बार बार आपको याद दिलाया कि देश का पूरा सिस्टम कायदे से काम करे, सत्ता में बैठे लोग गुंडाई न करें, मनमानी न करें, सबके बाप न बन जाएं। ये सब कुछ देखने, रोकने, टोकने का काम न्यायपालिका का है। मगर टेंशन तब हो जाती है जब न्यायपालिका ही सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर काम करने लग जाए, डांस करने लग जाए और आरोप लगने लगे कि सबका मालिक एक है। पिछले दिनों इस वीडियो में हमने आपको जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर और ट्रांसफर के पीछे की कहानी को विस्तार से बताया था, दिखाया था कि कैसे एक रीढ़ वाले जज के पीछे पूरी सत्ता पड़ी हुई है। और सत्ता पड़ती तो बात अलग थी जरा, लेकिन पढ़ने में सत्ता के साथ न्यायपालिका भी है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम खड़ा हो गया है, अपनी ही संस्था का छीछा लेदर करवा रहा है। तब बात टेंशन वाली हो जाती है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का अब तक का कार्यकाल कैसा रहा है, कैसे उन्होंने अपने फैसलों के जरिए, अपने आदेशों के जरिए भाजपाई सिंगल इंजन और डबल इंजन के कान गर्म किए, ये मसला जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत तगड़ी चर्चा हुई है, जरूर देखिएगा। इसको दोबारा बताएंगे तो समय लग जाएगा। फिलहाल CJAR ने जो लेटर लिखा है कॉलेजियम के नाम, जो सवाल उठाए हैं उनको जरा सुनिए एकदम आसान भाषा में। संगठन ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में बहुत अपारदर्शिता है, यानी पारदर्शिता की कमी है, जबकि न्यायपालिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ यह था कि अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश किया था, जिसमें अतुल श्रीधरन का नाम भी शामिल था। उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया है कि सरकार के पुनर्विचार अनुरोध के बाद उसने अपना निर्णय बदल दिया है और अब जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला हुआ है। मगर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यह नहीं बताया कि सरकार ने पुनर्विचार क्यों मांगा, और सरकार ने अगर मांग लिया तो कॉलेजियम ने सरकार की मांग को मान क्यों लिया। मानने के पीछे भी तो कोई कारण होगा। पहला कारण मांगने के पीछे, दूसरा कारण मानने के पीछे। समझने वाली बात यह है कि जस्टिस श्रीधरन का लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है और यह तीसरी बार है जब ऐसा हुआ है। वे मूल रूप से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं। 2023 में उन्हें उठाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट भेज दिया गया। हालांकि यह अनुरोध उन्होंने खुद ही किया था, क्योंकि उनकी बेटी मध्य प्रदेश में वकालत करना चाहती थी और कोई आरोप जस्टिस श्रीधरन पर न लगे कि वो अपनी बेटी का समर्थन कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, भाई भतीजावाद हो रहा है। इससे बचने के लिए जस्टिस श्रीधरन ने खुद ही अनुरोध करके अपना ट्रांसफर करवा लिया। अब कल्पना करिए किस विचारधारा के व्यक्ति ये होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर
पहुंचने के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक साहसी निर्णय दिए, जनता के हक में फैसले किए और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत से आदेश को रद्द किया। इसके बाद मार्च 2025 में दोबारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेज दिया गया इनको। फिर अगस्त 2025 में फिर से इन्हें छत्तीसगढ़ भेजने का प्रस्ताव दिया गया और अब छत्तीसगढ़ में न भेजकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है। सवाल यह है कि एक हाई कोर्ट जज का इतना तीव्र गति से ट्रांसफर कब से होने लगा? यहाँ तो डीएमएसपी की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग चलने लगी है भाई। नेताजी की बात नहीं माने, नेताजी फोन करके हड़का दिए, ट्रांसफर करवा दिए। वैसे आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी जिस भाजपा नेता ने किया था, विजय शाह ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जस्टिस अतुल श्रीधरन ने ही दिया था, यानी ये भी बेंच में थे। इनके फैसलों पर हमने विस्तृत चर्चा इस वीडियो में किया है, जरूर देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। सीजेएआर का कहना है कि भले ही ट्रांसफर जजों की सेवा का हिस्सा होता है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाती हैं, क्योंकि जस्टिस श्रीधरन की छवि बहुत मायने रखती। पहला मामला यह है कि जस्टिस श्रीधरन की छवि स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी जज के रूप में रही है। वे सरकारों और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में झिझकते नहीं हैं। देसी भाषा में कहें तो मैनेज नहीं होते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं है, सत्ता के तलवे नहीं चाटते। इस बात की फिक्र भी नहीं करते कि जज लोया कांड इसी देश में हुआ। ये भी नहीं सोचते कि रिटायरमेंट के बाद कोनो पोस्टिंग मिल जाएगी, यानी लालची भी नहीं है, डरपोक भी नहीं है। सोच रहे होते तो सत्ता के कान ऐसे खड़े नहीं होते। इस पत्र में लिखा गया है कि जस्टिस श्रीधरन के जनहित समर्थक और संविधान निष्ठ फैसले व्यापक रूप से सराहे गए और ऐसे जज को बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार ट्रांसफर किया जाना कॉलेजियम की नीति पर सवाल खड़े करता है। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम वो होता है जिसमें एक चीफ जस्टिस है और बाकी जितने लोग हैं ये क्रम से भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। जैसे अभी गवई साहब चीफ जस्टिस हैं, इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बनेंगे। वही जस्टिस सूर्यकांत जो भाजपा नेता के बुलावे पर जजों का पूरा झुंडा बटोर के हलवा पूरी खाने चले जाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, देख लीजिए। बाकी गवई साहब की ऊंट गाड़ी वाली यात्रा तो आपने देखा ही है। यानी जिस कॉलेजियम के भरोसे भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र टिका हुआ है, उसकी नियति पर सवाल खड़े होते हैं जब एक मजबूत रीढ़ वाले जज को बार बार ट्रांसफर किया जाता है बिना कारण बताए। मसला यह भी है कि जस्टिस श्रीधरन को मूल रूप से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा जाना था। अगर वो वहां जाते तो दूसरे नंबर पर जज होते। अब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है, वहां उनका नंबर 7वां होगा। अगर छत्तीसगढ़ गए होते तो वहां चीफ जस्टिस भी बन सकते थे। तो सवाल यह है कि क्या सजा के रूप में उनको ट्रांसफर दिया जा रहा है, क्योंकि उनके फैसले से भाजपाई सरकारें हिली हुई हैं। सबसे गंभीर मामला यह है कि क्या सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट एक ईमानदार जज को सजा दे रहा है? क्या सत्ता में बैठे लोग और सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग हाथ मिला चुके हैं? उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोका जा रहा है, एक जज को हाईकोर्ट कॉलेजियम में घुसने से रोका जा रहा है, उन्हें पीछे किया जा रहा है। सीजेएआर ने पूछा है कि किसी सिफारिश को बदलने का आधार क्या है, यानी केंद्र सरकार का अनुरोध जो था वो पूरी तरह से कानून और संविधान के विपरीत है। सेकंड जजेज और थर्ड जजेज के मामलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रांसफर सार्वजनिक हित और न्यायपालिका की संस्था की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार की सुविधा या हितों के लिए। यानी जजों का ट्रांसफर जनता यानी आपके हित में और न्यायपालिका के हित में होना चाहिए, किसी गुजराती जोड़ी की मर्जी पर नहीं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। पत्र में लिखा गया है कि इस तरह से सिफारिश में बदलाव जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके भी खिलाफ है, जनता के बीच कॉलेजियम की मंशा और नियत पर गलत संदेश दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि इस पूरे केस में पारदर्शिता पूरी तरह से गायब है। आखिर सरकार ने क्यों कहा कि कॉलेजियम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे? सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? जो कारण है वो बताया जाए। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कॉलेजियम ने चुपचाप सरकार की बात क्यों मान लिया? सरकार ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो निश्चित तौर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया होगा ना कि फला फला कारण है, इनको छत्तीसगढ़ नहीं इलाहाबाद भेज दीजिए। छत्तीसगढ़ भेजने से रोकने का कारण तो सरकार ने दिया होगा, वही कारण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को देश के सामने रख देना चाहिए। आखिर सत्ता और कॉलेजियम के बीच क्या चर्चा हुई? किस कारण कॉलेजियम ने अपना पुराना फैसला पलट दिया? आखिर कुछ भी बताया क्यों नहीं जाता? हर चीज छुपाने की बीमारी क्यों लग गई है अमृतकाल में? इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है, यानी कॉलेजियम से अपील किया है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश वापस लीजिए और जस्टिस श्रीधरन के साथ साथ अन्य हाईकोर्ट के जजों के तबादले के पीछे की वजह भी सामने साफ साफ रखिए। यानी बताइए कि किस जज को कहां पर क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके पीछे कोई कारण तो होगा। आप जरा सोचिए कि जब सरकार के इशारे पर जजों के ट्रांसफर होंगे, उनकी पोस्टिंग होगी, तो जज कहां तक स्वतंत्र रह पाएंगे? जाहिर तौर पर ट्रांसफर से बचने के लिए सरकार के सामने घुटने टेकेंगे। हालांकि घुटने टिकवाने के लिए सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं अमृतकाल में, मगर यह तो एकदम स्पष्ट रास्ता मिल गया। कोई जज सत्ता को आईना दिखा रहा है तो उसको ट्रांसफर मार दो, उसकी वरिष्ठता क्रम को खराब कर दो, उसको चीफ जस्टिस बनने से रोक दो, उसको कॉलेजियम में जाने से रोक दो। वैसे जम्मू कश्मीर में भी मात्र 26 दिनों के खेल में जस्टिस श्रीधरन को वहां का चीफ जस्टिस बनने से रोक लिया गया
था। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें सजा मिली है, और सजा सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके फैसले आपके लिए होते हैं, देश की जनता के लिए, संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए होते हैं। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि जो भी जनता के लिए बोलेगा उसके साथ अमृतकाल में क्या क्या किया जा सकता है। उसी लद्दाख में सोनम वांगचुक के साथ क्या हो रहा है आप सबको पता है, अब तो चर्चा भी नहीं होती। कितने दिनों से उन्हें कैद में रखा गया है। वैसे कैद से याद आया, दिल्ली और उसके आसपास की जनता भी प्रदूषण की कैद में आ चुकी है। दिवाली की पिछली रात तक गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस और चिंटुओं का गैंग लगातार कह रहा था कि जमकर पटाखे फोड़ो जी, दिवाली मनाओ, सनातनी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, धर्म के नाम पर प्रदूषण का टेंशन मत लो। यानी खुद से खुद को मारने के लिए, खुद को बीमार करने के लिए गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस और नफरती चिंटू लोगों को उकसा रहे थे। लेकिन आप जरा कल्पना करिए, यदि पटाखे फोड़ने वाला कोई त्योहार उस धर्म के लोगों का होता है और उनके लोग कहते कि प्रदूषण की टेंशन नहीं लेने का, पटाखा जलाने का, मारो बम, तो फिर गोदी मीडिया कैसा तांडव मचाता। नफरती चिंटू कितने जहर उगलते कि देखो ये सब देशद्रोही हैं, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लोगों की सेहत से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सबको बीमार कर देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। कोविड का याद है कि नहीं? बहरहाल एक बार फिर से दिल्ली प्रदूषण के दर्द में डूब चुकी है, लोगों का सांस लेना मुहाल हो चुका है। गोदी मीडिया से लेकर सरकारी चैनल डीडी न्यूज तक को किसी ने फोन पर हड़का दिया है, और इतना हड़का दिया है कि डीडी न्यूज दिल्ली के प्रदूषण पर अपना ट्वीट डिलीट करके भाग जाता है। और सिर्फ ट्वीट ही डिलीट नहीं करता, पूरा आर्टिकल भी डिलीट कर देता है। मगर आप तो जानते हैं कि देश वीरों से खाली नहीं है। जैसे ही नारंगी डीडी न्यूज ट्वीट डिलीट करके भागा, अपने जुबान ने दौड़ा के पकड़ लिया और दिखा दिया कि देखो देखो प्रदूषण वाली खबर डिलीट करके भाग रहा है डीडी न्यूज। सवाल यह है कि अगर दिल्ली में आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती या फिर किसी भी अन्य पार्टी की सरकार होती तो क्या प्रदूषण वाली खबर को सरकारी चैनल डिलीट मारता? वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, दिल्ली वाले इस चीज के आदी हैं। और जब आदमी खुद ही मर जाना चाहे तो दुनिया की कोई सरकार कुछ भी कर नहीं सकती। दुनिया भर में अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में अपने छोटे छोटे राइट्स के लिए लोग सरकारों के कान मरोड़ देते हैं, मगर भारत के लोग बड़े सहनशील हैं। बीमार पड़ते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, वो भी नकली वाली, यानी हर जगह पिट जाने के आदी हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। प्रदूषण के जहर से मर जाएंगे ठीक, नकली दवाई खा के मर जाएंगे वो भी ठीक, खराब सड़क पे गिर के मर जाएंगे वो भी ठीक, लेकिन डर इस बात से लगता है कि सरकार से सवाल किया तो सरकार जेल भेज देगी। कभी कभी तो उन अंग्रेजी अफसरों की बातें सही नजर आने लगती हैं जिन्होंने कहा था कि भारत की जनता लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए, साफ हवा, पानी, ये सब हमारा राइट है, मिलना ही चाहिए, मगर भारत अनोखा देश है। यहाँ राइट की कोई फाइट नहीं है, यहाँ खाली लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट राइट की फाइट है। तभी तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषण शहर बन गया। 5वें नंबर पर मुंबई है, 8वें पर कोलकाता। अब बताइए, इस उपलब्धि के लिए थैंक यू फलाने जी बोलना चाहिए कि नहीं? इसी बीच लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी का ये तस्वीर निकाल लिया और कह रहे हैं कि देखिए हमारे विश्वगुरु के पीछे एयर प्योरीफायर लगा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीछे नहीं लगा है। लोगों ने बाकायदा ऑनलाइन सर्च भी कर लिया कि कौन सा प्योरीफायर है, कितने का है। यानी एक तरफ भाजपाई नेता, उनके पाले हुए लोग देश की जनता से कह रहे हैं कि पटाखा फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के नाम पर प्रदूषण फैलाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अपने अपने कुर्सी के पीछे एयर प्योरीफायर लगाए हैं, यानी हवा साफ करने वाला यंत्र। सवाल यह है कि हर आदमी 14,000 का प्योरीफायर तो लगवा नहीं सकता, और लगवाने के बाद बिजली का बिल तो भरना होगा। जिस देश में 85 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, 1 करोड़ लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है, और दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग एयर प्योरीफायर कहाँ से लगवाएंगे? और नहीं लगवाएंगे तो घुट घुट के मरेंगे। इसी बीच किसी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये पुरनका ट्वीट निकाल लिया है। इन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में लिखा था कि मेरा शहर गल रहा है, धुआं ही धुआं है हवाओं में, न जाने क्या जल रहा है, जहर ही जहर है फिजाओं में, इतना जहर कौन उगल रहा है। यानी नवंबर 2017 में मैडम को दिल्ली गलती हुई नजर आ रही थी, धुआं ही धुआं नजर आता था, क्या जल रहा था पूछ रही थी, हर जगह जहर जहर था फिजाओं में, सवाल करती थी कि इतना जहर कौन उगल रहा है, मगर अब गायब है। शायद अब प्यूरीफायर का जुगाड़ बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर पर किसी ने सवाल किया कि उठ जा गालिब की पोती, खिड़की खोल कर देख, अब क्या है तेरे शहर में। वैसे आप चाहे जितना लिख मारिए, अब शहर में कुछ भी दिखने वाला नहीं है। जब तक कुर्सी है तब तक कुछ नहीं दिखेगा। यही भाजपाई सिस्टम चलता आ रहा है। इसी बीच एक आरटीआई ने दिल्ली सरकार की नई पोल खोल दी है। अजय वासुदेव बोस ने आरटीआई के माध्यम से पता लगाया है कि 1 मार्च 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच दिल्ली सरकार ने 7 करोड़ 33 लाख खाली प्रचार पे उड़ा दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, मार्च से लेकर सितंबर के बीच दिल्ली की सरकार ने 7 करोड़ 33 लाख रुपया प्रचार पर खर्च किया है, यानी दिल्ली की जनता का पैसा। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो बीजेपी वाले सवाल करते थे कि कितना प्रचार कर रहा है, कितना पैसा उड़ा रहा है, लेकिन अब खुद ही वही काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आखिर आप हम
काहे कमा रहे हैं? इसीलिए ना कि हम लोग जम के टैक्स भरें और सरकारें आप ही को दिखाने के लिए प्रचार में खर्च करें। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जितना प्रदूषण फैलता है फैल जाने दीजिए, हवा से लेकर न्यायपालिका तक, सरकार से लेकर सिस्टम तक। जिस दिन लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो कोई धार्मिक नारा लगा दीजिएगा जोर से, या फिर किसी दूसरे धर्म वाले को गरिया दीजिएगा, या फिर किसी दलित या आदिवासी के मुंह पर सूसू कर दीजिएगा। और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए अमृतकाल में?